हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 135। इससे पहले इस कहानी के 134 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सब लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आप सब ने पढ़ा था। चारों ही एक साथ मस्ती मजाक करते हुए जा रहे थे। बहुत दिनों के बाद चारों साथ में टाइम बिता रहे थे, वरना तो ज़्यादातर काम में ही लगे रहते थे। इधर दूसरी तरफ संकल्प ड्राइव कर रहा था, तभी गाड़ी झटके मारने लगती है क्योंकि उसका पेट्रोल तो खत्म हो गया था। बंदरों की टुकड़ी की चेहरे एकदम से लटक गए थे। बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था उन सभी को गाड़ी के ऊपर। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। संकल्प की गाड़ी झटके मार रही थी और फिर फाइनली एकदम से रुक गई थी। दक्ष ने अभी संकल्प के बालों को पकड़ा और उसे हिलाते हुए कहा कि अरे चला लेना इस फुफ्फी को, इसे बंद करके यहाँ पर क्यों रखा है। तो निर्भय ने भी अब दक्ष को कस कर घूर कर देखा और फिर दक्ष को भी एकदम से समझ में आ गया कि वो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट नव्या को ही गलत बोल रहा है। तो दक्ष बोलता है कि अरे मेरे कहने का मतलब है इस धनु को चला लेना, इसे यहाँ पर रोक क्यों रहा है। तो संकल्प अभी गाड़ी से बाहर उतरता हुआ बोलता है कि पेट्रोल खत्म हो गया है, आगे का रास्ता पैदल ही तय करना पड़ेगा। तो निव्यांश भी अब गाड़ी से उतरता हुआ बोलता है कि अबे तू तो कह रहा था कि 10 किलोमीटर तक चल जाएगी ये गाड़ी, ये तो अभी 2 किलोमीटर ही चली है, अब क्या करें। तो संकल्प भी आगे चलता हुआ बोलते हैं कि अरे मैं क्या करूं, मैं मैथ्स में कमज़ोर हूं, मेरे हिसाब किताब पर इतना भी यकीन मत किया करो तुम सब, ऐसे आंख बंद करके मुझ पर क्यों विश्वास करते हो। खुश हो जाओ कि मैं 2 किलोमीटर तक ही लेकर आ गया हूँ तुम सबको, वरना तो 2 किलोमीटर तक भी तुम्हें पैदल चलकर आना पड़ता, समझे तुम सब। तो बंदरों की टुकड़ी अब पैदल चलने लगी थी और धीरे धीरे सुबह भी होने लगी थी। कल की रात बंदरों की टुकड़ी को बहुत कुछ सिखाकर चली गई थी। कल रात बंदरों की टुकड़ी बहुत कुछ सीखी थी। बंदरों की टुकड़ी अब 1 घंटा तक चलती रहती है और धीरे धीरे धानी और नियति थकने लगी थी। धानी भी धीरे से बोलती है कि दीदी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो नियति बोलती है कि दक्ष भाई मैं ना बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो दक्ष ने कहा कि अभी वो बस 3 किलोमीटर ही तो चले हैं, 2 किलोमीटर और चलना बाकी है और फिर राठौड़ हाउस आ जाएगा, वहीं पर रुक जाएंगे हम सब आज। तो करीब 1 घंटा और पैदल चलने के बाद सब राठौड़ हाउस पहुंच गए थे और सब पूरी तरह से थक गए थे। सबका बुरा हाल हो चुका था और हॉल में आते ही सब सोफा पकड़ लेते हैं और फिर नियति और थानी जो अभी भी वहां पर खड़ी हुई थी, दोनों ही अब वेडिंग ड्रेस का लहंगा पहने हुए थी। दोनों की हालत अब बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा थक के लगभग बेहोश होने की कगार पर ही आ गई थी। धैर्य ने भी नियति को देखकर कहा कि स्नो वाइट यही स्टडी रूम के बराबर में ही एक कमरा बना हुआ है, तो वहीं पर चली जाओ और इस चिड़िया को भी वहां पर लेकर जाओ, अपने कपड़े चेंज कर लो। तो नियति ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर उस कमरे की तरफ थानी को लेकर चली जाती है। तो नियति और थानी तो अब उस कमरे में आ गई थी और फिर दोनों ही बेड पर आराम से आकर लेट गई थी। दोनों ही बहुत ज़्यादा थक गई थी, उनका मन अभी कपड़े उतारने का भी नहीं कर रहा था। कल रात बहुत ही बुरी तरीके से गुजरी थी। लेटते ही दोनों की आंख लग गई और दोनों ही उस बेड पर आराम से आकर सो गई थी। इधर सच्चा देवा हाउस में इस वक्त रोहान और अरमान एक ही कमरे में मौजूद थे। अरमान जो थोड़ा सा मुंह बनाकर बैठा हुआ था और रोहान जो अरमान को ही देखे जा रहा था। दोनों भाई एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। तो रोहान बोलता है कि अरमान ये क्या बचपना है यार, तू जानता है ना कि ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ। दादी को पकड़ना ज़रूरी है और फिर रूही को सेफ रखना भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तू समझता क्यों नहीं है। इसीलिए रूही को इस घर में बीवी बनाकर ला रहा हूँ मैं, तू बस एक बार मेरी बात को समझ ले। अरमान बोलता है कि सेफ तो प्रताप हाउस में भी है ना, वो प्रताप हाउस में भी शेरों की फौज है, वहां पर उसे कुछ नहीं होगा जो रूही को सेफ रखेगी। लेकिन मेरा क्या है, मेरे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। हद हो गई है यार, इस घर में किसी को भी मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है। सोचा था कि तुम मेरी फिक्र करते होगे, लेकिन तुम तो खुद का ही रिश्ता लेकर प्रताप हाउस में जा रहे हो। मेरा क्या होगा यार, कभी कोई सोचता है मेरे बारे में। कहाँ जाऊँ मैं किसको अपने दिल का हाल बताऊँ, सबको कह कहकर थक गया हूँ। तब तो कह रहा था कि किडनैप कर ले उसे और लेकर आ जाते हैं यहाँ पर किडनैप करके उसे। तो रोहान बोलता है कि यार जा रहे हैं ना बात करने के लिए, बातों ही बातों में तेरा भी हाथ मांग लेंगे उनसे, मतलब अंशिका का हाथ मांग लेंगे तेरे लिए, अब तो खुश हो जा। अरमान बोलता है कि हाथ नहीं, मुझे पूरी की पूरी अंशिका चाहिए, समझे आप। और हाँ सच कह रहा हूँ, और अगर रोहान अगर तुम लोगों ने मेरा और उसका रिश्ता पक्का नहीं किया ना, तो सच कहता हूँ मैं सच में अंशिका को किडनैप कर लूँगा और फिर मुझे ना किसी की भी कोई फिक्र
नहीं होगी फिर मत कहना कि अरमान तूने ये सब कुछ क्या कर दिया। तू अच्छे से जानता है कि मैं कितने सालों से उसे वन साइड लव करता हूँ, कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं अंशिका से। इतनी मुश्किल से तो मेरे हाथ आई है वो, और अब तुम सब मुझे ही समझा रहे हो और मुझे ही इतनी ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार करा रहे हो। रूहान ने कहा कि अच्छा तो ठीक है, तू भी तैयार हो जा, तू भी चल हमारे साथ। तभी दोनों ने ही अब कमरे में किसी की आने की आहट सुनी थी, तो रूहान भी अब जल्दी से चश्मा अपनी आंखों पर लगा लेता है। तो गेट के पास अभी शोभित खड़ा हुआ था। शोभित ने कहा कि अगर हो गया हो तुम दोनों का तैयार तो फिर निकल आओ, अब चलो। लेकिन हाँ, एक बात कान खोल कर सुन लो तुम दोनों, अगर नील भैया ने दोनों में से किसी भी लड़की को हाथ देने से मना कर दिया ना, तो सच कहता हूँ मैं तुम बेवकूफ़ों की वजह से अपना रिलेशन खराब नहीं करूँगा उन दोनों के साथ। अगर वो सब नहीं माने ना तो चुपचाप से वहाँ से चले आना, वहाँ पर फैल मत जाना। और खासकर अरमान तू, अगर नील भाई मान गए ना तो फिर तेरी और अंशिका की शादी होगी, और अगर वो नहीं माने ना तो तेरी और अंशिका की शादी नहीं होगी। रोहान धीरे से बड़बड़ाया, शादी तो होगी चाहे नीलकंठ प्रताप सिंह माने या फिर ना माने। तो शोभित ने भी एक बार फिर से अपने दोनों बच्चों को घूर कर देखा और फिर बाहर की तरफ जाता हुआ थोड़ा सा गुस्से से बोलता है कि अब चलो तुम दोनों यहीं पर जमे रहोगे क्या। तो दोनों ही अब शोभित के पीछे पीछे चल दिए थे। तीनों जब अभी हॉल में आए तो तीनों की आंखें अब हैरानी से फैल गई थी। शिखा ने तो आज पूरे हॉल में गिफ्ट फैला कर रखे हुए थे जिन्हें वो प्रताप हाउस लेकर जाने वाली थी। बहुत सारे गिफ्ट अभी पूरे हॉल में फैले थे, तो शोभित अब काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो चुका था। शोभित ने अभी शिखा से कहा कि पागल हो गई हो क्या तुम, हम सिर्फ रिश्ते की बात करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर इतने सारे गिफ्ट क्यों लेकर जा रही हो। लेकिन तुमने तो इतना सारा सामान इकट्ठा कर लिया है कि जैसे आज ही तुम दोनों की सगाई कर दोगी वहाँ पर जाके। तो शिखा बोलती है कि हाँ तो क्या हुआ, अगर आज ही रिश्ता पक्का हो गया ना तो आज ही दोनों बेटों की सगाई भी कर देंगे वहाँ पर, इससे अच्छा मौका कब मिलेगा हमें। लेकिन हाँ, सगाई से पहले मेरी बेटी को ज़रूर बुला लेना आप, नहीं तो मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो शोभित बोलता है कि हाँ हाँ बुला लूँगा, लेकिन थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल तो करो तुम, ये सब कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं है अभी। मैं तो बस तुम तीनों में पागल हो जाऊँगा यार, कितना समझाऊँ मैं तुम तीनों को, इतनी एक्साइटमेंट भी किस बात की कर रहे हो तुम तीनों। वहाँ हम बस मिलने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर मिलेंगे, बात करेंगे और बातों ही बातों में रिश्ते की बात भी छोड़ देंगे। लेकिन हाँ, तुम तो सामान ऐसे लेकर जा रही हो कि जैसे वो वेलकम करने के लिए गार्डन में खड़े हो रहेंगे और तुम सारा का सारा रिश्ता वहीं पर पक्का कर लोगी। कभी कभी तो मन करता है कि इस पिलर में अपना सिर मार लूँ मैं और यहीं पर ख़त्म हो जाऊँ। तो शिखा बोलती है कि यार हद करते हो आप, पहली बार बेटों की ससुराल जाएंगे तो क्या खाली हाथ लेकर चले जाएंगे वहाँ पर। तो शोभित भी पैर पटकता हुआ बोलता है कि यार बीवी, अभी वो ससुराल नहीं हुई है, अभी बस वो प्रताप खानदान है जिसके साथ हमारा रिश्ता है, उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहा है। शिखा बोलती है कि नहीं है तो हो जाएगी ना, आप इतना ज़्यादा नेगेटिव क्यों सोचते हो मेरे बेटों के लिए। उस दिन तो डिस्कस किया ही था ना आपने, रुद्र भैया मानेंगे तो ठीक है और अगर नहीं मानेंगे तो अंशिका को किडनैप कर लेंगे, तभी तो वो हमारी ससुराल होगी ना, बनेगी तो अंशिका हमारे घर की ही बहू। अरे अपनी समझाने में पहली बार जा रहे हैं, खाली हाथ जाते हुए ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। शोभित भी काफी ज्यादा इरिटेट होता हुआ बोलता है कि अरे अरे मैं कहाँ जाकर मरूं, कहाँ जाकर मर जाऊं मैं, क्यों मेरी बेइज्जती करवाने पर तुले हो तुम सबके सब। और तुम्हारी औलाद, तुम तीनों तो पागल हो गए हो, तीनों ने ही मेरा खून पीकर रखा हुआ है। मैं तो सोचता हूँ कि मेरी बेटी कैसी होगी, पता चले वो भी तुम तीनों की दादी निकले, दादी वो भी तुम तीनों की तरह ही 2 कदम आगे हो। चलो अब, इतना कहकर शोभित ने शिखा की बाजू पकड़ी और फिर घर के बाहर लेकर जाने लगा। तो शोभित अभी घर से बाहर आया तो उसने भी शिखा को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। शिखा आज सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तैयार हुई थी, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। शोभित के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन फिर अगले ही पल उसने अभी नोटिस किया कि शिखा कुछ ज़्यादा ही अच्छे से तैयार हो चुकी है, जैसे सच में वो अपने समझाने में ही जा रही हो और सच में आज वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो, बहुत ज़्यादा खुश हो। शोभित ने अभी शिखा के लिए गाड़ी का गेट खोला और फिर शिखा भी गाड़ी के अंदर बैठ गई। शोभित भी आकर बैठ गया और अरमान जो ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और रोहान उसके बराबर में आकर बैठ गया। अरमान ने भी गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। गाड़ी में अभी कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था, चारों ही शांति से बैठे हुए थे। शिखा उस खामोशी को तोड़ते हुए बोलती है कि ये क्या अच्छा लगता है कि हम खाली हाथ जा रहे हैं वहाँ पर, मुझे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है हम समझाने में खाली हाथ जाए। तो शोभित बोलता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम इतने अच्छे से तैयार क्यों हुई हो वहाँ पर जाने के लिए। तो शिखा बोलती है कि हे भगवान, कैसे इंसान हो आप। अरे अभी तो बताया ना आपको कि मैं
समधियाने में जा रही हूँ। अरे तो समधियाने में जा रही हो, अंबानी की शादी में नहीं जा रही हो जो इतने अच्छे से तैयार हो गई हो तुम। तो शोभित भी अब चिढ़ता हुआ शिखा से बोलता है। तभी अरमान जो ड्राइव करता हुआ बोलता है कि पापा वहाँ जाकर सिर्फ रोहान और रूही की शादी की ही बात मत कर लेना, आप मेरी भी शादी करनी है, इसके लिए भूल मत जाना। मेरी अंशिका के लिए मेरा हाथ जरूर मांग लेना उनसे। तो शोभित भी अब बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो चुका था। शोभित बोलता है कि अरमान चुपचाप से गाड़ी रोक तू और मैं अभी उतर जाता हूँ यहाँ पर, और तुम तीनों ही माँ बेटे वहाँ पर चले जाओ और खुद ही अपनी शादी की बात कर लेना। मैं नहीं जा रहा हूँ तुम सबके साथ। मुझे तो तुम तीनों ने ही पागल कर दिया है बोल बोल कर। जब से उस बच्ची की सगाई क्या टूटी है तब से ही मुझे रोज टोन मार रहे हो तुम सबके सब। चलो प्रताप हाउस, चलो प्रताप हाउस, शादी की बात करने चलो प्रताप हाउस में। हद हो गई है यार। थोड़ी देर तक गाड़ी में फिर से अब खामोशी रहती है और फिर शिखा ने फिर से धीरे से कहा कि वो हमारे रूहान के लिए रूही को दे तो देंगे ना, वो मान तो जाएंगे ना रूहान की शादी करने के लिए रूही से। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि हमारे रूहान को दिखाई नहीं देता है। तो रूहान बोलता है कि माँ अंधा हूँ तो अंधा ही रहूंगा ना, मैं किसी के कहने से देखने थोड़ी ना लगूंगा। तो रूहान का ऐसा बोलना भी शिखा को अंदर तक खल गया था, उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और फिर तभी शोभित ने भी शक भरी आवाज में कहा कि तुम तो सच में अंधे हो ना, तो फिर इतना ज्यादा बुरा क्यों लग रहा है। रूहान बोलता है कि आपको शक हो रहा है क्या मैं अंधा हूँ या फिर नहीं। तो शोभित ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल हो रहा है। मोबाइल तुम रखते हो, घड़ी तुम पहनते हो, ऑफिस भी तुम जाते हो, बिना किसी हेल्प के पूरे घर में घूमते भी रहते हो। मैं 2-3 दिनों से देख रहा हूँ कि तुम्हारी स्टिक भी तुम्हारे पास में नहीं होती है। ऐसा तो नहीं है कि तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो और हम सब से झूठ बोल रहे हो, हम सबको तुम पागल बना रहे हो। अगर ऐसा है तो अभी सच बता सकते हो। रूहान को पता चल गया था कि उसके पापा को उस पर सॉलिड वाला शक हो चुका है। तो रूहान भी अब जानबूझकर थोड़ा सा मासूम बनता हुआ बोलता है कि पापा पापा आप मेरा मजाक बना रहे हो ना, आप जानबूझकर मेरे साथ ऐसे बोल रहे हो ना, एक अंधे को उसकी लाचारी गिनवा रहे हो ना। मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब आप ऐसा बोलते हैं। तो शोभित ने भी अपनी आईब्रोज उचका दी और फिर शिखा उसकी आंखों में पानी तो आ ही गया था और साथ ही साथ उसे शोभित पर गुस्सा भी आ गया था। शिखा ने भी भरे हुए गले से कहा कि बस करो ना शोभित, क्यों मेरे बच्चों के पीछे पड़े रहते हो आप। एक तो मेरा बेटा देख नहीं सकता है, ऊपर से आप सारा दिन मेरे बच्चों को डांटते रहते हो, उनके हमेशा शक भरी नजरों से देखते हो। मुझे फिक्र हो रही है कि पता नहीं रूही इस रिश्ते के लिए मानेगी या फिर नहीं मानेगी। पर एक बाप हो आप ना मेरे बच्चे को दिलासा देने के बजाय उसी पर ही शक कर रहे, उसे आप ना जाने क्या क्या बोलते रहते हो। अगर हमारा रूहान ठीक होता ना तो क्या हमें बताता नहीं, वो क्या प्रॉब्लम होती, क्या वो अपनी माँ के गले आकर नहीं लगता, क्या वो अपनी माँ से कहता नहीं कि माँ मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, मैं देख सकता हूँ। तो रूहान बोलता है कि हाँ हाँ माँ आप ना बिल्कुल ठीक कह रही हो, अगर मैं ठीक होता ना तो क्या मैं आपको बताता नहीं, क्या मैं आपसे भी छुपाता कि मैं देख सकता हूँ कि आप पीच कलर की साड़ी में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हो, मैं आपको तुरंत ही बताता। बनारसी साड़ी आप पर बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है और ये जो आपने रानी हार पहना हुआ है ना, इसमें तो आप बिल्कुल महारानी जैसी लग रही हो, आप ना सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। शिखा भी अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है कि हाँ हाँ और क्या, लेकिन हाँ तुम्हारे पापा को तो तुम पर बहुत ज़्यादा शक होता रहता है, वो तो तुम्हारी बातों को यकीन ही नहीं करते हैं, मेरे होनहार बच्चों को बस डांटते रहते हैं, पता नहीं खुद को समझते क्या है। तो रूहान अभी चश्मे से फ्रंट मिरर में ही देख रहा था और फिर शोभित भी गुस्से में फ्रंट मिरर को ही घूर घूर कर देखे जा रहा था। शोभित का सच अब धीरे धीरे यकीन में बदल रहा था और फिर तभी रूहान ने भी मौके पर चौका मारा और फिर बोलता है कि पापा मुझे ना अरमान ने बताया था कि माँ ने बनारसी साड़ी पहनी हुई है जिसमें वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है, आप तो बेकार में ही शक कर रहे हो, इतने गुस्से में क्यों देख रहे हो आप मुझे। तो शोभित ने कहा कि बेटा तुम अपनी माँ को पागल बना सकते हो लेकिन अपने बाप को पागल नहीं बना सकते हो, तुम सोच भी नहीं सकते हो मैं तुम दोनों का क्या करूंगा अगर मुझे सच में सच पता चल गया है। तभी अरमान ने भी गाड़ी की ब्रेक मार दी और फिर शोभित ने अरमान के सिर पर एक हाथ मार कर कहा कि ढंग से चला ले गाड़ी, नहीं तो अभी तेरा मुंह फोड़ दूंगा मैं यहाँ पर, समझा। गाड़ी ये हवाई जहाज नहीं है, समझा, गाड़ी है गाड़ी। अरमान भी अपने सिर को रब करता हुआ बोलता है कि पापा प्रताप हाउस आ गया है इसीलिए तो गाड़ी रोकी है, आप तो फिर से हर बातों पर गुस्सा करने लगते हो। अगले ही पल अरमान भी थोड़ा सा मासूम बनता हुआ बोलता है कि माँ देख लो ना पापा को, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आपको सारी दुनिया छोड़कर यही क्यों मिले, आपने इन्हीं को ही क्यों पसंद किया है, मुझे ना आप पर गुस्सा आ रहा है। तभी शोभित भी गाड़ी से उतर गया और फिर उसने हाथ बढ़ाकर शिखा को भी गाड़ी से बाहर उतार लिया। तो शोभित ने भी अब एक बार फिर से शिखा को देखा और फिर कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। तो शोभित बोलता है कि इतना ज्यादा तैयार नहीं होना चाहिए था तुम्हें शिखा, इतने अच्छे से तैयार हो जाती हो तो मेरे दिल की धड़कनें रुकने लगती हैं। तो शिखा बोलती है कि अरे आप ना चुप ही रहो, पहली बार समझाने में आए हैं ना, ऐसे ही आ जाती क्या, मैं थोड़ा तो तैयार
होना बनता ही था। तो शोभित अभी मन ही मन खुद से इरिटेट होकर बोलता है कि ये तीनों मेरी बेइज्जती करवाएंगे, मुझे पता है। तो शोभित अभी प्रताप हाउस के अंदर चला गया और हालांकि उसके कदम अभी अंदर जाने के लिए बढ़ ही नहीं रहे थे, उसके अंदर अभी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो प्रताप हाउस में जाकर रूही का रिश्ता रूहान के लिए मांग ले और फिर अंशिका का रिश्ता अरमान के लिए मांगे। वो नहीं चाहता था कि प्रताप ब्रदर्स उसे कुछ भी करके गलत समझे। तो शोभित अभी जैसे ही प्रताप हाउस के हॉल में आया, उसकी नज़र अभी सामने बैठे नील पर जाती है, जो अभी अखबार पढ़ रहा था। आज संडे था, इसीलिए कोई भी ऑफिस नहीं गया था, सारे ही भाई आज घर पर ही मौजूद थे। वानरसेना वहीं पर बैठी हुई थी। वानरसेना ने अब जैसे जैसे शोभित को देखा तो उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। सब एकदम से मुस्कुरा कर शोभित को देखने लगे। किट्टू अपनी अभी किचन में काम कर रही थी। उन दोनों की नज़र अभी जैसे ही शोभित पर और उसके परिवार पर पड़ी तो वो दोनों भी अब किचन से मुस्कुराते हुए बाहर आ गई थी। किट्टू ने भी रोहान को देखा तो किट्टू की नज़रें तो अब रोहान पर आकर ही टिक गई थी। किट्टू तो बस रोहान को ही देखने लगी थी। उसकी पलकें झपकना वो भूल गई थी। जैसे रोहान को देखा तो उसकी आंखें भी हल्की हल्की सी नम हो गई थी। न जाने उसके दिल की धड़कनें डबल स्पीड के साथ क्यों भागने लगी थी। उसका दिल बहुत ज़्यादा बेचैन होने लगा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। किट्टू अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो अभी जाकर रूहान को अपने गले से लगा ले। न जाने आज किट्टू को क्या हो गया था। वो रूहान को देखकर अपनी नजरें उससे हटा ही नहीं पा रही थी। वो चाहकर रूहान को अपनी नजरों से नहीं हटा पा रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो अभी जाकर रूहान के माथे को चूम ले और फिर उसे बहुत सारा आशीर्वाद दे, ऐसे जैसे कि उसका बेटा उसके पास आ गया हो, उसका सिर अपनी गोद में रखकर उस पर ढेर सारा प्यार लुटाए। शायद कहीं ना कहीं किट्टू की मनता ये सब कुछ करने के लिए उससे कह रही थी, क्योंकि आखिर रोहान था तो उसी का ही बेटा। किट्टू इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि रोहान उसी का ही खून है, उसी का अपना बेटा है जिसे उसने खो दिया था। अगर किट्टू आज ये बात जानती कि रोहान उसी का ही बेटा है तो शायद आज किट्टू को संभालना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता। तो शुभ की नज़र तो अभी शिखा पर ही टिकी हुई थी। शुभ भी अब जानबूझकर सोफे से खड़ा होता है और फिर शिखा और शोभित के पास जाकर बहुत ही प्यार से बोलता है कि आओ आओ शिखा, अंदर आओ, तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो। उस दिन अंशिका और दक्ष की सगाई में आई थी ना तुम, तो ज़्यादा बातें नहीं हो पाई थी तुमसे। आओ आज तो दिल खोल कर बातें करेंगे। आज ना बैठो यहाँ पर, आज बहुत सारी बातें करेंगे तुमसे। आओ ना, यहाँ पर क्यों खड़ी हो। तो इतना कहकर अभी शुभ ने शोभित की तरफ आंख मारती थी और फिर शोभित वो तो अंदर तक जैसे जल गया था, क्योंकि शुभ आज उसी से बदला ले रहा था, दिशा वाला। उसका तो मन कर रहा था कि वो पलटकर अपने दोनों बेटे के मुंह पर एक पंच जड़ते। वो सोच रहा था कि शुभ कोई ना कोई शरारत जरूर करेगा और फिर छोटे शेर ने अपना रंग दिखाना भी शुरू कर दिया था कि आखिर शोभित ने भी उसे कितना ज़्यादा परेशान किया था। उसकी पिकाचू को इस उम्र में भी छोटे शेर अभी मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। शुभ भी अब इज्जत के साथ शिखा को लेकर सिटिंग एरिया तक आ गया था। उसने भी शिखा को बैठने के लिए कहा और फिर शिखा भी मुस्कुराकर सोफे पर बैठ गई। तो शोभित भी अभी शिखा के पास आकर जल्दी से बैठ गया, क्योंकि वो जानता था कि शुभ उसके पास बैठ जाएगा। शोभित को देखकर ऐसा लग रहा था कि इस वक्त वो शुभ को देखकर कितना ज़्यादा गुस्से में है, लेकिन हाँ फिलहाल तो शोभित अभी कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि आखिरकार वो अपने बेटों की रिश्ते की बात करने आया था। शुभ उसने तो अभी शिखा से पहले ही कह दिया था कि वो शोभित के सामने उसके साथ बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करेगा। आखिर शोभित ने भी तो अपनी जवानी के टाइम पर दिशा को बहुत ज़्यादा परेशान किया था। शुभ के सामने उसने उसके साथ कई बार फ्लर्ट किया था, इतना कि शुभ पर उसने बंदूक भी तान दी थी। लेकिन हाँ, ये इस वक्त की बात अलग थी और उस वक्त की बात अलग थी जब शोभित दिशा के लिए पागल था, और आज हालात कुछ और ही हो चुके थे। आज वो दिशा को अपनी बहन मानने लगा था। शोभित अभी प्रताप ब्रदर्स का एहसान मंद हो चुका था। शुभ जानबूझकर शिखा के बिल्कुल सामने आकर बैठ गया था और फिर बोलता है कि कहिए शिखा जी, बताइए ना आपके लिए क्या बनवा दूं मैं, क्या खाना पसंद करेंगी आप, क्या खाना पसंद करेंगी, क्या पीना पसंद करेंगी। तो शिखा भी कुछ भी नहीं बोलती है, लेकिन उसके चेहरे पर तो एक मीठी सी मुस्कुराहट आ चुकी थी। उसकी मुस्कुराहट उसकी खुशी जाहिर कर रही थी कि सच में आज शिखा बहुत ज़्यादा खुश थी। शिखा ने भी ना जाने कितने सालों तक अपने आंसू बहाए थे और कितने ज़्यादा दुख झेले थे। अब जाकर शिखा अपनी ज़िंदगी जीने लगी थी। शिखा भी मुस्कुराते हुए बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे ना कुछ भी नहीं खाना है, मैं तो बस आपसे मिलने के लिए आई थी। शोभित ने भी घूर कर शुभ को देखा और बोलता है कि सुन लिया, उसे ना कुछ भी नहीं खाना है और ना ही
ही उसे कुछ भी पीना है। तो शुभ अभी कहाँ मानने वाला था। तो शुभ ने भी फिर से कहा कि अरे ऐसे कैसे नहीं खाना है आप पर, आप ना वक्त निकाल कर हमारे घर पर आई हो तो कुछ तो खाना पड़ेगा ही आपको। इतना कहकर शुभ ने अभी एक सर्वेंट की तरफ देखा और फिर कहा कि आओ आओ मैम के लिए आइसक्रीम लेकर आओ और जल्दी से लेकर आना, मैम का गला सूख रहा होगा ना। तो शोभित का तो खून अब एकदम से सूख रहा था और सुबह शोभित की सिचुएशन को एंजॉय कर रहा था, उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था शोभित को जलाने में। तो शिखा ने भी अब कुछ नहीं बोला। शुभ ने शिखा की तारीफ करते हुए कहा कि क्या बात है, आप तो इस कलर में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो आप। शिखा भी प्राउड फील करते हुए बोलती है कि हाँ हाँ मुझे ना ये शोभित ने ही लाकर दी थी। और ये सुनते ही शुभ बोलता है कि इसने लाकर दी थी आपको ये साड़ी, इसकी पसंद ऐसी है ये लाकर दे भी सकता है आपको इतनी खूबसूरत साड़ी। लगता नहीं है कि तेरी शक्ल देखकर कि तुझे भी कुछ खरीदना आता होगा, तूने कुछ ऐसा कलर लेकर भी दिया होगा शिखा को। तो शुभ ने अभी फिर से शोभित को घूर कर देखा तो शोभित के लिए तो अब एक तरफ कुआं था और एक तरफ खाई वाली सिचुएशन हो चुकी थी। ना तो वो इधर कुछ कह सकता था और ना ही वो उधर कुछ कह सकता था। वो प्रताप ब्रदर्स से रिलेशन खराब बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था और इधर दूसरी तरफ शुभ की तो इतनी ज्यादा बकवास भी सुनना चाहता ही नहीं था वो। आखिर वो उसी के सामने उसकी शिखा के साथ इतना ज्यादा फ्लर्ट कर रहा था, इसीलिए शोभित अपना खून का घूंट पिए जा रहा था। तभी सर्वेंट ने आइसक्रीम लाकर टेबल पर रख दी थी। शुभ ने भी आइसक्रीम का छोटा सा बाउल उठाया और फिर शिखा की तरफ बढ़ाते हुए बहुत ही प्यार से और स्टाइल से कहा कि लीजिए ना शिखा जी, आपके लिए ही मंगवाई है, प्लीज कुछ तो खा लीजिए, मीठा खाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। मैं जानता हूँ कि आपको यहीं पर यह फ्लेवर पसंद जरूर आएगा। पूरी वानर सेना अभी शुभ को ही घूर कर देख रही थी और एंजॉय भी कर रही थी। सब अच्छे से जानते थे कि छोटा शेर ऐसे तो नहीं मानेगा। आखिर शोभित ने भी तो उसे बहुत ज्यादा परेशान किया था। दिशा के लिए शुभ भी एक जमाने में बिल्कुल पागल था। तो शोभित से भी अब रहा नहीं गया और वो थोड़ा सा गुस्से में दिशा को घूर कर देखकर बोलता है कि दिशा मना लेना अपने पति को, वरना मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और तुम अच्छे से जानती हो मेरे अंदर कितना ज्यादा गुस्सा हो, मैं तो अपना आपा ही खो देता हूँ। और ये सुनते ही पूरा घर हंसी के मारे हंसने लगा था और सब ठराके लगाने लगे थे। सबको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था और फाइनली सब अब शोभित की सिचुएशन पर ही हंस रहे थे और फिर शोभित उसका तो जैसे मना भी कर रहा था कि वो गड्ढा खोद कर खुद ही दफन हो जाए। उसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था और शायद थोड़ी थोड़ी शर्म भी। वो अपने आप को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा था लेकिन वो कर नहीं पा रहा था और फिर फाइनली उसने बोल ही दिया था कि दिशा अपने पति को लेकर जाओ। तो शुभ भी अब फिर से शोभित को देखकर हंसते हुए बोलता है कि क्या हुआ, देखा नहीं जा रहा है क्या तुझसे? तो जरा सोच, मैं भी कैसे देखता था जब तू मेरी दिशा के साथ फ्लर्ट करता था। शोभित ने भी शुभ के सामने हाथ जोड़कर कहा कि यार माफी मांगता हूँ तुझसे अपनी गलतियों की, अब तो माफ कर दे मुझे, अब क्यों मेरे पीछे पड़ा है तू? तो शुभ ने भी अब अपने एक हाथ को भगवान की तरफ उठाया और फिर बोलता है कि जा जा किया तुझे माफ मैंने। फिर हाँ उसने शिखा को देखकर कहा कि वैसे सच में आप ना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो शिखा। तो शिखा अभी फिर से हंसने लगी और फिर शोभित उसने तो अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली थी जैसे सच में वो आज पागल ही हो चुका हो। तो वहीं किट्टू भी अभी वहां पर बैठी हुई उस सिचुएशन को एंजॉय कर रही थी लेकिन उसकी नजरें अभी भी बार बार रूहान पर ही जा रही थी। वो बार बार रूहान को ही देख रही थी और रूहान भी ये बात अच्छे से नोटिस कर पा रहा था कि आशिका की माँ बार बार उसे ही देख रही और फिर वो भी कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। किट्टू के बराबर में ही अवनी बैठी थी। किट्टू ने भी धीरे से अवनी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अवनी थी ये लड़का शिखा शोभित का बेटा है क्या? तो अवनी ने भी अपनी सिर हिलाते हुए कहा कि हाँ, नील तो बता रहे थे कि शोभित के 2 जुड़वा बच्चे हुए थे, शायद ये दूसरा वाला लड़का होगा इनका। तो किट्टू ने भी धीरे से अवनी से कहा कि अवनी थी कितना ज्यादा हैंडसम है ना ये, ना सच में बहुत ज्यादा अच्छा लड़का लग रहा है। और ये सुनते ही अवनी ने घूर कर किट्टू को देखा और फिर किट्टू जो हल्की से मुस्कुरा कर बोलती है कि अरे अरे दीदी मेरे कहने का मतलब है वो नहीं था जो आप समझ रही हो, देखो ना कुछ कुछ निव्यांश सा ही लगता है, बिल्कुल हमारे निव्यांश जैसा लगता है। अवनी ने भी रूहान को देखकर कहा कि कह तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसा लगता है कि जैसे निव्यांश चश्मा लगाकर बैठा हो, दोनों ही एक जैसे लग रहे हैं, बिल्कुल भाई भाई लग रहे हैं। तो किट्टू ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। रूहान निव्यांश जैसा ही लगता था, दोनों की पर्सनैलिटी बिल्कुल सेम थी, लगता भी क्यों ना क्योंकि था तो वो उसी का ही भाई, दोनों ही एक ही खानदान के बेटे थे। तो दोनों की शक्ल भी एक जैसी ही लगती थी, शक्ल तो बिल्कुल मैच होना भी तय था। थोड़ी देर तक सब आपस में ही बातें करते रहते हैं और फिर सब ने साथ में लंच भी कर लिया था लेकिन शोभित ने भी रिश्ते की बात किसी से भी नहीं कही थी। वो अभी भी अपने अंदर रिश्ते की बात करने की हिम्मत जुटा रहा था। उसे बहुत ज्यादा घबराहट भी हो रही थी कि कहीं प्रताप ब्रदर्स उससे नाराज ना हो जाए। अवनी, नील और किट्टू तो समझ ही रहे थे कि शायद शोभित अरमान और अंशिका की शादी की बात करने के लिए यहाँ पर
आया है। और फिर तभी नील ने भी ये डिसाइड कर ही लिया था कि अगर शोभित ने अरमान आशिका के रिश्ते की बात की तो वैसे भी करके वो ये रिश्ता पक्का कर ही देगा और कुछ भी करके वो रुद्र को बाद में समझा लेगा, उसे भी मना लेगा कि अरमान और आंशिका की शादी सबसे अच्छा रहेगा करने के लिए। तो लेकिन अभी शोभित के अंदर तो रिश्ते की बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो चाह कर भी अब नील और रुद्र से बात कर नहीं पा रहा था। पूरे 2 घंटे से वो प्रताप फैमिली के साथ बैठकर बातें कर रहे थे और फिर तभी शिखा ने शोभित के पैर पर अपना पैर मारा और फिर शोभित की भी एकदम से चीख निकल गई थी। तो शोभित ने अभी शिखा को देखा तो शिखा भी आंखें दिखा रही थी, जैसे उसे कहना चाहती हो कि जिस काम के लिए आप यहाँ पर आए हो वो तो काम करोगे नहीं, आप करना भी है या फिर नहीं, भूल गए हो आप मेरे बेटों की शादी की बात करोगे या फिर नहीं। तो शोभित अभी भी कुछ नहीं बोलता है और फिर उन लोगों से बातें करने लगा था। तभी नील शोभित और शिखा के इशारों को अच्छे से समझ रहा था और फिर शायद इतना तो समझ ही गया था कि शोभित के अंदर अभी रिश्ते की बात करने की हिम्मत नहीं है। वो इसीलिए शायद उनके सामने वो अपने बेटे के रिश्ते की बात नहीं कर पा रहा है। लेकिन नील कर भी क्या सकता था? नील खुद से तो शुरुआत नहीं कर सकता था अपनी बेटी के रिश्ते के लिए। उसे भी तो अब रुद्राक्ष से बहुत ज्यादा डर लगता था। आखिर वो रुद्र की बेटी की बात ऐसे कैसे बोल सकता था, जबकि रुद्राक्ष के दिल की धड़कनें तो धक धक हो रही थी कि कहीं शोभित अरमान के लिए आशिका का हाथ ना मांग ले, क्योंकि वो चाह कर भी उसे वो नहीं कर सकता था। तो सब अभी बैठे हुए थे, तभी अरमान खड़ा हुआ और फिर अरमान को खड़ा हुआ देखकर रुद्राक्ष ने अरमान को घूर कर देखा तो अरमान ने भी अपना सलाइवा गटकते हुए कहा कि वो मुझे ना वॉशरूम यूज करना था, मुझे वॉशरूम जाना था। कहाँ पर है आप बता सकते हैं क्या? आशिका जो कि अभी किचन में त्रिशा के साथ ही खड़ी हुई थी, उसने जब अरमान की बात सुनी तो उसके चेहरे पर तो हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। अरमान को लगा था कि वो वॉशरूम जाने के बहाने आशिका से मिलेगा और उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड कर लेगा, लेकिन वो तो भूल ही गया था कि रुद्राक्ष प्रताप सिंह के घर में खड़ा हुआ है। वो उसकी बेटी के साथ मिलना तो दूर से देखना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, एक तरीके से नामुमकिन है। तो रुद्र भी खड़ा हुआ और बोलता है कि चलो चलो मैं लेकर चलता हूँ तुम्हें वॉशरूम। तो और ये सुनते ही नील ने भी हैरानी से रुद्र को देखा और फिर रुद्र ने भी एक मीठी सी मुस्कुराहट पास कर दी थी। तो नीला तो अभी उसे तो रुद्र पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, उसे डर भी लग रहा था कि कहीं रुद्र अरमान के साथ कुछ गलत बिहेव ना कर दे। घर में इतने नौकर थे, उसके बावजूद भी वो खुद अरमान को वॉशरूम लेकर जाने वाला था। नील ने भी अपने मन ही मन खुद से बड़बड़ाते हुए रुद्र को देखकर बोलता है कि पागल तो नहीं हो गया है तू तू अरमान को लेकर वॉशरूम में जाएगा? इतने सारे नौकर है, क्या सोचेंगे ये सब हमारे बारे में? तो रुद्र ने भी नील की तरफ देखकर मन ही मन कहा कि अपनी बेटी के लिए मैं बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हूँ, मुझे ना इस पर विश्वास नहीं है, ऐसे ही किसी के हाथ में नहीं दे दूंगा मैं अपनी बेटी को, समझा? तो अरमान का अब थोड़ा थोड़ा सा सूसू आ ही गया था। रुद्र के ऐसा करने से वो भी वहां से चला गया था, लेकिन अब रुद्र के साथ उसे जाना तो पड़ता ही, क्योंकि वो पहले ही अब वॉशरूम के लिए बोल चुका था। रुद्र भी आगे आगे चला और फिर अरमान पीछे पीछे चल दिया था। तो रुद्र अरमान को लेकर अपने बेडरूम में आ गया था और फिर वॉशरूम की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि वो रहा वॉशरूम, जाओ जाकर यूज कर लो तुम। तो अरमान ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और अपना सलाइवा गटकते हुए चुपचाप से वॉशरूम के अंदर चला गया था। अरमान को भी दिल की धड़कनें डबल स्पीड से भाग रही थी। अरमान अभी वॉशरूम में जाते ही अपने सिर दीवार में मारना शुरू कर देता है। तो अरमान ने भी अपना फोन निकाला और फिर अंशिका को मैसेज करते हुए कहा कि इतना खतरनाक बाप है तुम्हारा, मैंने तो सोचा भी नहीं था यार इतना खतरनाक बाप होगा तुम्हारा, कहाँ से लेकर आई हो तुम इसे पकड़कर, मुझे ना बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मैं अकेले हूँ इनके साथ। तो अंशिका ने भी अरमान को मैसेज करते हुए कहा कि थोड़ा कम ही बोला करो तुम, समझे? इतना बोलना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, क्यों बोल रहे हो मेरे पापा के बारे में ऐसा? पापा है मेरे, एक तो तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं और ऊपर से तुम उन्हें खतरनाक बोल रहे हो। अभी आकर बताऊं क्या मैं उन्हें? मेरे पापा का खतरनाक रूप देख लिया ना तो सच कहता हूँ, जो झूठ बोलकर वॉशरूम में गए हो ना वो सच ही हो जाएगा, वहीं पर सूसू हो जाएगी तुम्हें। तो अरमान ने भी गुस्से में अंशिका को बाय बोलकर फोन जेब में रख लिया और फिर फ्लैश का बटन दबा दिया ताकि रुद्र को शक न हो कि वो यहाँ पर झूठ मूठ बोलकर अंशिका के लिए मिलने के लिए आ रहा था। तो अरमान भी अब धीरे से अपना फेस साफ करते हुए वॉशरूम से बाहर निकला। तो रुद्र ने भी उसे टॉवल देते हुए कहा कि लो लो हाथ गीले हो गए हैं ना, पोंछ लो इसे। तो अरमान ने भी जल्दी से रुद्र के हाथों से टॉवल ले लिया और फिर अपने हाथों को पोंछने लगा। अरमान को रुद्र को देखकर बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तो अरमान अभी रुद्र से नजरें ही नहीं मिला रहा था और फिर रुद्र जो घूर घूर कर बस अरमान को ही देखे जा रहा था। अरमान ने भी टॉवल से अपने हाथ पोंछ कर टॉवल रखने की जगह ढूंढने लगा। तो रुद्र ने भी टॉवल अरमान के हाथों से लेकर कहा, ठीक से करके तो आए हो ना, ऐसा तो नहीं है कि थोड़ी देर के बाद फिर से आ जाओ, तुम्हें फिर से सूसू आ जाए, अगर आ जाए ना तो अभी जाकर फिर से कर सकते हो। तो अरमान ने भी
अपना सलाइवा गटक लिया और फिर हल्की सी गर्दन हाँ में हिला दी कि नहीं, अभी नहीं आना है मुझे दोबारा। और फिर अरमान तभी पाँव उस कमरे से बाहर जाने लगा और तभी उसके कानों में रुद्र की आवाज़ आती है, मेरी बेटी से दूर ही रहना, उसके नज़दीक जाने की हिम्मत भी ना करना, नहीं तो अभी तुमने रुद्राक्ष प्रताप सिंह का असली रूप नहीं देखा है। अरमान के कदम एकदम से रुक गए और फिर अरमान ने भी पलटकर रुद्र को देखा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। वो नहीं चाहता था कि बात यहाँ पर ही आकर बिगड़ जाए। रुद्र अभी 4 कदम चलकर अरमान के पास गया और फिर उसे गुस्से से घूरने लगा, लेकिन धीरे से बोलता है कि सुन तो लिया होगा ही ना तुमने कि क्या कहा है मैंने। चलो अब अपनी बात दोहरा देता हूँ मैं, अगर तुमने सुन ना पाया हो। मेरी बेटी से दूर रहना, उसके नज़दीक जाने की कोशिश भी मत करना। अब तो अरमान का गुस्सा भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था, उसे भी गुस्सा आने लगा था। उसने अपनी मुट्ठियाँ गुस्से में कस दी थी और वो चाहता था कि वो रुद्र को अभी कोई भी जवाब दे देता, लेकिन अभी वो कोई भी जवाब उसे नहीं दे सकता था। आखिर रुद्र आशिका का पापा था और फिर अरमान का होने वाला ससुर भी था। अगर अरमान वहाँ पर कोई भी रुद्र को जवाब दे देता तो शायद बात यहीं पर बिगड़ सकती थी। इसीलिए अरमान ने भी अपना गुस्सा समेट लिया और अरमान बिना जवाब दिए ही वहाँ से जाने लगा। तो रुद्र ने फिर से कहा कि उम्मीद करता हूँ तुमने सुन लिया होगा और मेरी बातों को समझ भी लिया होगा। तुम जो अपनी मम्मी पापा को यहाँ पर लेकर आए हो ना, ये मत समझना कि मैं उनकी बात मानकर अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथों में दे दूंगा और अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करके उसे यहाँ से विदा कर दूंगा। ये तुम ना अपने सपने में भी मत सोचना, समझे तुम। तो अरमान ने भी अब कुछ नहीं कहा। रुद्र ने अपनी बात बोल दी, लेकिन वो अभी ये भूल गया था कि अरमान भी शोभित सचादेवा का ही बेटा था और शोभित सचादेवा का एटीट्यूड वाना सेना से छुपा नहीं था। जितनी अकड़ रुद्र में थी उतनी ही कहीं ज़्यादा अकड़ शोभित सचादेवा में थी। जैसा रुद्र का बिहेवियर था उससे कहीं ज़्यादा दुगना अरमान का बिहेवियर था। रुद्र ने तो फिर भी अपनी लाइफ में कभी कभी कोई गलत काम भी नहीं किया था, लेकिन शोभित उसने तो ना जाने कितने ही कांड किए थे अपनी लाइफ में। उससे कोई भी कांड छुपे नहीं थे। वो तो शिखा उसकी ज़िंदगी में आ गई थी, इसीलिए वो सुधर गया था और उसकी ज़िंदगी एकदम से साधारण सी जीने लगा था। अरमान में शोभित का ही खून था, पलट कर जवाब देना तो उसकी फितरत में ही था। वो कभी भी किसी की बातों को सुनकर नहीं रह सकता था। वैसे भी वो 3 बार रुद्र की बात को इग्नोर भी कर चुका था, उसकी बातों को कोई भी मतलब नहीं समझता था, लेकिन अब वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। अरमान भी पलटा, उसने बहुत ही एटीट्यूड से अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे और फिर रुद्र की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा कि मैं आपकी इन धमकियों से डरता नहीं हूँ, एड़ी से सिर तक का जोड़ लगा लो आप, लेकिन आशिका को तो मैं लेकर ही जाऊंगा। शादी तो उसकी मेरे साथ ही होगी, फिर आप चाहे कुछ भी कर लो, मैं आशिका को अपनी पत्नी बनाकर ही रहूंगा। आपकी मर्जी हो या फिर ना हो, आशिका की मर्जी हो या फिर ना हो, दुल्हन तो वो मेरी ही बनेगी, शादी तो उसकी मेरे साथ ही होगी और सचादेवा खानदान की बहू आशिका ही बनेगी। तो अरमान ने भी बहुत ही एटीट्यूड के साथ 2 चुटकी बजाई और फिर रुद्र की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, देख लेना मेरे बाएं अंग में तो आशिका ही बैठेगी, मेरी झांसी की रानी जो है वो ही रहेगी और उसी की शादी मुझसे ही होगी। तो अरमान की बात सुनकर रुद्र की आंखों में भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा उतर आया था। रुद्र को पहले ही अरमान बिल्कुल भी पसंद नहीं था और अब तो अरमान की ऐसी बदतमीजी देखकर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। उसने आज बिल्कुल निश्चय कर लिया था कि अब कुछ भी हो जाए अरमान की शादी वो अपनी आशिका से नहीं करेगा। अरमान को वो पसंद नहीं करता था। एक और रीजन था, रुद्र जानता था कि शोभित कैसा है। वो नहीं चाहता था कि वो अपनी बेटी की शादी शोभित के बेटे से करे, क्योंकि कहीं ना कहीं अरमान में अब शोभित के लक्षण भी जरूर होंगे। जैसा शोभित था वैसा ही अरमान बिल्कुल था, जो रुद्र को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो रुद्र ने भी अब चुटकी बजाकर अरमान की तरफ उंगली करते हुए कहा कि मेरे होते हुए तो आशिका की शादी तुम्हारे साथ कभी नहीं होगी, कभी नहीं करूंगा मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ। तो अरमान ने भी एटीट्यूड के साथ फिर से रुद्र को देखते हुए कहा कि शादी तो मुझसे ही होगी आशिका की, अगर आपने आशिका की शादी किसी और से करने की कोशिश भी की ना तो सच कहता हूँ आग लगा दूंगा आग। ये तो आप अच्छे से जानते ही होंगे कि मैं किसका बेटा हूँ और मेरे रगों में किसका खून दौड़ता है और मैं किसका पोता हूँ, ये भी आपको पता ही होगा। अरमान की बात सुनकर रुद्र को अभी फिर से गुस्सा आ गया था और फिर उसने अपना एक हाथ अरमान को मारने के लिए उठा लिया था, लेकिन चाटा भी अरमान के गाल पर लगता उससे पहले ही वो हाथ अरमान ने वहीं हवा में ही पकड़ लिया था और फिर झटकते हुए कहा कि मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जब भी मन करेगा आप मुझ पर हाथ उठा देंगे, आप मुझे मारेंगे। मैं ना ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं आपको इज्जत करता हूँ तो बस आप इज्जत में ही खुश रहिए। मैं अरमान सचादेवा हूँ, आपसे
वादा करता हूँ, वादा कि आप खुद अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथों में देंगे, आप खुद खुशी खुशी उसकी शादी मेरे साथ करेंगे। रुद्र ने भी दांत पीसते हुए गुस्से से कहा कि मैं भी रुद्राक्ष प्रताप सिंह हूँ, तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा, समझे तुम। और आज ये वादा तुम कहीं पर भी लिख कर ले लो मुझसे। तो अरमान भी अब गुस्से में बोलता है कि शादी तो आपको करनी ही पड़ेगी, वो भी खुशी खुशी, कन्यादान आप ही करेंगे अपनी बेटी का, वो भी मेरे साथ, समझे ना। और ये सुनते ही रुद्र ने भी अरमान के कॉलर को पकड़ लिया और फिर उसे सीधा दीवार में लगा दिया। रुद्र भी गुस्से में कुछ बोलता उससे पहले ही गेट खुला और रुद्र की नजरें गेट पर गईं और उसने अरमान के कॉलर को जल्दी से छोड़ दिया। गेट पर अभी नील खड़ा हुआ था। नील अच्छे से जानता था कि रुद्र कुछ ना कुछ तो अरमान के साथ जरूर कर रहा होगा, क्योंकि जिस हिसाब से रुद्र अरमान को लेकर अपने वॉशरूम में आया था तो नील अभी तुरंत ही समझ गया था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो देखने के लिए आ गया था। नील भी काफी हद तक समझ गया था कि यहाँ पर क्या हो रहा था। तो नील ने भी अरमान के उठे हुए कॉलर को ठीक किया और फिर उसके गाल पर अपना हाथ लगाकर बहुत ही प्यार से मुस्कुराकर कहा कि बेटा जाओ बाहर जाकर बैठो, वहाँ पर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे ना, हम अभी आते हैं। तो अरमान ने भी मुस्कुराकर नील के आगे हल्की सी गर्दन झुका ली और फिर वहाँ से चला गया। तो अरमान के जाते ही नील ने भी रुद्र की बाजू पकड़ा और फिर अपनी तरफ घुमाया और गुस्से से बोलता है कि थोड़ी बहुत शर्म है तुझ में या फिर नहीं, उसे भी बेच दिया है तूने, मुझे ना तुझ पर सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। आज बाहर उसके माँ बाप बैठे हुए हैं, यहाँ पर तू उसे पीटने पर उतारू हो गया है, तू यहाँ पर उसे मारने के लिए लेकर आया था। एक बात बता दूं, तूने उसे मार दिया तो कोई कुछ भी नहीं कहेगा, लेकिन पलटकर अरमान ने अगर तुझे मार दिया ना तो क्या होगा, तूने कभी सोचा है क्या। रुद्र अभी दांत पीसते हुए नील की तरफ देखता है और बोलता है कि इतनी औकात है उसकी जो रुद्राक्ष प्रताप सिंह को वो छू भी ले, उसकी हिम्मत भी होगी जो वो मुझे छू भी लेगा, हाथ उठाने की बात अलग है। नील ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली और फिर चटाक सी आवाज आती है। तो नील बोलता है कि यार रुद्र, मैं तुझे समझा कर बहुत ज्यादा थक गया हूँ, पागल हो गया हूँ मैं तुझे समझा कर, लेकिन तू है जो बिल्कुल सुनता ही नहीं है। क्या प्रॉब्लम क्या है अरमान में, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है। अब तो रुद्र भी गुस्से से चिल्लाकर बोलता है कि मुझे प्रॉब्लम है, वो लड़का मुझे चैलेंज करके गया है यहाँ पर कि वो अंशिका से शादी करेगा, देखता हूँ कैसे शादी करता है वो, मैं भी देखता हूँ, हाथ पैर न तोड़ दिए इसका तो मेरा नाम भी रुद्राक्ष प्रताप सिंह नहीं। नील समझ गया था कि रुद्र और अरमान के बीच में अभी बेट लग चुकी है, अब तो देखना था कि ये बेट कौन ही जीतेगा। नील तो अब दिल से ही बहुत ज्यादा चाहता था कि अरमान जीत जाए और आशिका की शादी अरमान के साथ हो जाए। नील को तो अरमान पहले ही बहुत ज्यादा पसंद था, बात तो रुद्र की थी, उसे तो अरमान फूटी आंख नहीं भाता था, वो बिल्कुल भी अरमान को पसंद ही नहीं करता था। रुद्र भी अब अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए इधर उधर घूम रहा था। नील ने भी एक बार रुद्र को देखा और फिर बोलता है कि मैं बच्चा को भेजता हूँ, वही तुम्हारे गुस्से को कंट्रोल करेगी, मेरे बस की बात नहीं है, मैं ना पागल हो जाऊंगा तेरे साथ रहकर, तेरा गुस्सा आज भी उतना ही है जितना कि 25 साल पहले था। इतना कहकर नील अभी बाहर चला गया और बाहर आकर वो सिटिंग एरिया में सबके पास बैठ गया। उसने अरमान को देखा जिसके चेहरे पर अभी हल्की हल्की सी मुस्कुराहट थी। नील ने अभी मन ही मन अरमान को देखकर कहा कि अरमान क्यों उल्टे सीधे काम कर रहे हो तुम, थोड़ा सा शांत हो जाओ, नहीं तो सच कहता हूँ मैं खुद भी कुछ नहीं संभाल पाऊंगा, तेरे उल्टे सीधे काम को मैं संभाल नहीं पाऊंगा, अगर तू शांत हो जाएगा तो मैं सब कुछ संभाल लूंगा, बस तू थोड़ा सा शांत हो जा। लेकिन तुम हो जो सोए हुए शेर को जगाने पर तुले हुए हो, मैं क्या करूँ, दोनों के बीच में आकर फंस गया हूँ। तो नील ने भी फिर से किट्टू को देखकर इशारा किया कि बच्चा जाओ, तुम्हें रुद्र बुला रहा है, उसे कुछ काम है तुमसे। तो किट्टू अभी जो कि अवनी के पास में ही बैठी थी वो उठकर वहां से चली गई थी। तो किट्टू जब अभी कमरे में आई तो रुद्र भी गुस्से में इधर उधर चक्कर लगा रहा था, पूरा कमरा भी थोड़ा थोड़ा सा बिखरा हुआ था। तो किट्टू को भी समझते देर नहीं लगी कि हो सकता है अरमान और रुद्र के बीच में फिर से आर्ग्यूमेंट्स हो गई हो, और इसीलिए रुद्र जो अभी गुस्से में चक्कर काट रहा था कमरे में। तो किट्टू भी अब जल्दी से रुद्र के पास आई और फिर रुद्र को गले लगाकर बोलती है कि बस करो ना रुद्र, क्यों इतना ज्यादा गुस्सा करते हो आप ना जब भी गुस्सा करते हो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, मुझे ना बहुत ज्यादा बुरा लगता है। रुद्र ने भी किट्टू पर अपनी बाहें कसते हुए कहा कि लिटिल खरगोश, वो कल का पैदा हुआ लड़का मुझे यहाँ पर चैलेंज करके गया है, वो मुझसे बेट लगा कर गया है, रुद्राक्ष प्रताप सिंह को चैलेंज करके गया है, उसकी इतनी हिम्मत है कि वो मेरे सामने अपनी जवान चलाएगा। तो किट्टू भी रुद्र की कमर को रब करते हुए बोलती है कि रुद्र रुद्र तो क्या हुआ, आपकी उम्र का आदमी आपको चैलेंज करेगा क्या, वार्षिका के लिए तो जवान लड़का ही चैलेंज करेगा ना
आपको कोई बुढ़ा तो आकर चैलेंज नहीं करेगा, वो हमारी बेटी से बहुत प्यार करता है। तो रुद्र ने भी किट्टू को खुद से थोड़ा सा दूर किया और फिर हैरानी से किट्टू को देखने लगा। तो किट्टू बोलती है कि आपको तो खुश होना चाहिए ना कि आशिका के लिए कोई लड़का है जो इतना ज्यादा पागल है, जो इतना ज्यादा उससे प्यार करता है, आपसे भी नहीं डरता है। आपके सामने वो हमारी बेटी के लिए आपको चैलेंज करके गया है। रुद्र भी शांत हो गया। किट्टू की कही हुई बात सच ही तो थी। रुद्र के सामने तो उसके भाई भी नहीं बोलते थे और फिर एक 25 साल का लड़का रुद्र के घर में आकर रुद्र के कमरे में खड़े होकर रुद्र को ही चैलेंज करके चला गया था कि वो उसकी बेटी से कुछ भी करके शादी तो वो उसी से करेगा। रुद्र को एक सेकंड में याद आ गया कि जब शोभित उसके कैबिन में आया था, अकेले ही शोभित ने वानर सेना को नाच नचा दिया था। तो किट्टू भी अब रुद्र को समझाकर और बुझाकर बाहर की तरफ ले आई थी। रुद्र भी अब काफी हद तक थोड़ा थोड़ा सा शांत हो गया था, लेकिन रुद्र के चेहरे ही से पता चल रहा था कि वो इस वक्त कितना ज्यादा गुस्से में है। उसके चेहरे पर कोई भी किसी भी तरह की मुस्कुराहट नहीं थी। रुद्र जाकर नील के पास बैठ गया और फिर नील ने रुद्र की थाई पर हाथ रखकर हल्का हल्का सा रब किया, जैसे उससे कहना चाहता हो कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ है, तू इतना ज्यादा गुस्सा मत कर। रुद्र को ऐसे देखकर अरमान के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई थी। अरमान की मुस्कुराहट देखकर रुद्र का गुस्सा भी दुगना हो गया था। उसे फिर से अब अरमान को देखकर गुस्सा आने लगा। फिर भी उसने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया और फिर शोभित से तो कुछ भी कहा नहीं जा रहा था। वो तो अभी भी बस मुंह पर उंगली लगाए बैठा हुआ था। इसीलिए शिखा ने ही कहा कि रुद्र भैया, मुझे आपसे ना कुछ बात करनी थी। रुद्र ने गुस्से में अभी अरमान को घूर कर देखा और फिर अरमान ने फिर से अपने होठों के कोने मोड़ दिए और हल्का हल्का सा मुस्कुराने लगा। तो शोभित अगर बात करता तो रुद्र शायद उसे मना भी कर देता, लेकिन शिखा को वो क्या कहकर मना करता। उसे ना थोड़ी सी घबराहट होने लगी थी। नील ने भी अभी भी रुद्र की थाई पर ही अपना हाथ रखा हुआ था और फिर तभी शिखा एकदम से बोल पड़ती है कि मुझे अपने रूहान के लिए रूही का हाथ चाहिए। मैं आपकी बेटी का हाथ चाहती हूँ अपने रूहान के लिए। और ये सुनते ही अरमान के चेहरे की मुस्कुराहट तो थोड़ी और ज्यादा बड़ी हो गई थी और फिर रुद्र जो हैरानी से भी अरमान को ही घूर कर देखने लगा था। कहीं ना कहीं किट्टू कोई रिश्ता अच्छा लग रहा था। किट्टू को भी ये रिश्ता बिल्कुल पसंद आ रहा था कि रूही की शादी रूहान के साथ हो जाए। तो किट्टू ने भी पलट कर रूही को देखा, जो भी सिर झुकाकर वहीं पर चुपचाप से खड़ी हुई थी और पूरी प्रताप फैमिली को लग रहा था कि वो अरमान और अंशिका के रिश्ते की बात करने के लिए यहाँ पर आए होंगे, लेकिन यहाँ तो बात कुछ और ही थी। तो अरमान ने भी अपने माँ पापा को अपने रिश्ते की बात करने के लिए मना कर दिया था, इसीलिए उन्होंने रूहान और रूही के रिश्ते की ही बात कर ली थी। और फिर पूरी प्रताप फैमिली अभी इस बात से थोड़ा थोड़ा खुश भी थी कि रूही की शादी रूहान के साथ होने जा रही थी। तो शोभित और शिखा भी पूरी प्रताप फैमिली को देखने लगे थे कि तभी शोभित ने भी बात को संभालते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि मेरे बेटे की आंखें ठीक नहीं होंगी, जैसे ही हमें कोई और डोनर मिल जाएगा ना, मेरे बेटे की आंखें भी ठीक हो जाएंगी और हम आपकी रूही को अपने सिर आंखों पर ही बैठा कर रखेंगे। हम अपनी बेटी को हमेशा के लिए खुश रखेंगे, अपने घर की बहू नहीं, अपने घर की बेटी बनाकर रखेंगे। रूही को हमारे घर में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी महसूस नहीं होगी। प्लीज़ आप इस रिश्ते को मंजूरी दे दीजिए। अब प्रताप फैमिली को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अभी नील ने भी रूही से डायरेक्ट ही पूछ लिया था, रूही बच्चा शर्माओ मत, क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? क्या तुम रूहान के साथ शादी करना चाहती हो? तुम्हारी जो भी मर्जी होगी हमें वो मंजूर होगी। अगर तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है ना तो ही हम हाँ करेंगे, नहीं तो हम मना कर देंगे। यहीं पर कोई भी जबरदस्ती तुम्हारी शादी किसी से भी नहीं करेगा। तुम्हारी मंजूरी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये मत समझना कि हम तुम्हारे अपने नहीं हैं, तो तुम प्रेशर में आकर कोई भी डिसीजन ले लो और रूहान के साथ शादी करने के लिए मान जाओ। तुम्हारी जो मर्जी होगी हम उसी में ही अग्री होंगे। तो रूहान तो बिल्कुल ब्लैक चश्मे में रूही को ही देखे जा रहा था और रूही जो उसके चेहरे पर तो ना खुशी थी और ना ही गम थे, वो तो बस शून्य सी खड़ी हुई थी। ऐसा नहीं था कि वो रूहान से शादी नहीं करना चाहती थी या वो रूहान को पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसे कहीं ना कहीं इस सच को भी एक्सेप्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि उसके और रूहान के बीच में बहुत ही ज़्यादा फैसले हैं, बहुत ही ज़्यादा फासले हैं उन दोनों के बीच में। आवनी ने भी पूछा कि रूही तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, बताओ शादी करना चाहती हो क्या तुम रूहान से? अगर चाहती हो तो ही हम हाँ बोलेंगे, अगर नहीं करना चाहती हो ना तो बिना किसी हिचकिचाहट के बता दो हमें, कोई भी तुम्हें फोर्स नहीं करेगा रूहान से शादी करने के लिए। रूही अभी भी कुछ नहीं बोलती है। एक तो सबके सामने उसे हाँ बोलने में भी बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट महसूस हो रही थी और दूसरा उसका दिल जो जोरों जोरों से धड़क रहा था। उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इन सारे प्रॉब्लम्स से कैसे बाहर आए। वो हाँ बोले या फिर ना बोले, उसका तो दिल काम करना ही बंद कर गया था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि रूहान उससे शादी जिंदगी भर के लिए कर रहा है या फिर इसे सच बुलवाने के लिए ही कर रहा है, उसे वो पसंद करता भी है या फिर नहीं। तभी रूहान ने भी बड़े ही प्यार से कहा कि रूही सब तुमसे कुछ
कुछ पूछ रहे हैं, शादी करोगी क्या तुम मुझसे? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो बताओ अपनी फैमिली को। तो रूहान की आवाज़ सुनकर तो रूही के दिल की धड़कनें और भी ज़्यादा तेज हो गई थी। लेकिन रूही ने भी तपाक से कहा कि हाँ हाँ करूँगी शादी आपसे मैं। अपनी बात बोलकर रूही वहाँ से जल्दी से भाग जाती है और फिर रूहान के होठों के कोने भी एकदम से मुड़ गए थे और हल्की सी मुस्कुराहट आ चुकी थी। रूही ने हाँ कर दी थी और ये सुनकर पूरी प्रताप फैमिली भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि सबको रूही का भविष्य सिक्योर लग रहा था। और फिर शिखा ने भी खुश होकर शोभित से कहा कि शोभित अब जब रिश्ता पक्का हो ही गया है तो मिठाई भी मंगवा ही लीजिए आप। तो शुभ बोलता है कि हाँ 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 क्यों नहीं, मंगवाता हूँ। बताइए शिखा जी कौन सी मिठाई खाना पसंद करेंगी आप? तो शुभ की बात सुनकर अब शोभित ने फिर से हल्के से गुस्से में कहा कि शुभ को देखा और फिर कुछ भी नहीं बोला। तो शुभ भी बोलता है कि अरे अब तो हमारी समधन बन जाएंगी ये, अब तो मैं अपनी समधन से मजाक भी कर सकता हूँ, उनके साथ थोड़ी बहुत मस्ती तो कर ही सकता हूँ, तू ऐसे मुझे घूर घूर कर क्यों देख रहा है? तो शोभित ने भी फिर से इरिटेट होकर दिशा को देखा और फिर बोला कि तुम अपने पति को ठीक नहीं कर सकती हो क्या? ये आज भी मेरे पीछे अभी भी पड़ा हुआ है, लेकर जाओ इसे अभी के अभी प्लीज, तुम्हारा पति तुम्हारे हाथ से निकलता जा रहा है और तुम हो जो कुछ बोल ही नहीं रही हो। तो शोभित की बात सुनकर फिर से सब हंसने लगते हैं। नील बोलता है कि बस बस करना छोटे से, बहुत हुआ है, अब हम बहुत ही जल्द सगाई की डेट को भी फिक्स कर लेते हैं, जितनी जल्दी हो सके रूही रूहान की सगाई करवा देते हैं और फिर जल्द ही कोई अच्छा मौका देकर शादी करवा दी जाएगी। तो फाइनली फिर रूहान और रूही की शादी तो फिक्स हो ही गई थी, लेकिन रूही वो तो अभी अपने कमरे में जाकर तेज तेज से रोने लगी थी। उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी में आखिर हो क्या रहा है। शिखा, शोभित, अरमान और रूहान चारों ही बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे कि आज फाइनली अभी रूहान और रूही की शादी फिक्स हो ही गई थी। अरमान कुछ ज्यादा ही खुश था, क्योंकि बार बार वो मुस्कुराता और फिर रुद्र को ही देखता और रुद्र जो अभी अरमान को मुस्कुराता हुआ देखकर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था अरमान को ऐसे मुस्कुराता हुआ देखकर। सचदेवा परिवार वहां से जाने लगा तो रूहान ने भी एक बार बालकनी की तरफ देखा, लेकिन रूही वहां पर नहीं थी। तो शोभित भी अपने परिवार को लेकर वहां से खुशी खुशी चला गया था। प्रताप फैमिली भी काफी हद तक खुश हो गई थी कि रूही को अब एक अच्छी फैमिली मिल जाएगी, उसकी भी शादी हो जाएगी और उसकी जिंदगी रूहान के साथ अच्छे से सेटल हो जाएगी। लेकिन रुद्र तो अभी एक बात बहुत ज्यादा खटक गई थी कि अरमान ने अपनी शादी की बात क्यों नहीं करी आज उसकी फैमिली से। फिर उसने अपने मन ही मन खुद से कहा कि देख लूंगा अरमान को भी, इतना तो समझ गया हूँ इसके दिमाग में कुछ ना कुछ खिचड़ी तो जरूर पक रही होगी। इधर दूसरी तरफ सब सचदेवा हाउस पहुंच गए थे। शिखा तो खुशी के मारी अभी फूल ही नहीं समा रही थी, उसे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी कि आज उसके बेटे की शादी फिक्स हो गई है। चारों ही आकर अब सिटिंग एरिया में बैठ गए थे। तो शिखा भी अब काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर बोलती है कि मैं तो रूहान की शादी में अपनी बहू के लिए बहुत सारे गहने खरीदूंगी, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े खरीदूंगी। मुझे तो रूही तभी ही पसंद आ गई थी जब हमारे घर में वो रहने के लिए आई थी, मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करती थी, बहुत ही प्यारी बच्ची है। मैंने तो उसी दिन सोच लिया था कि अगर मेरे दोनों बेटे मुझसे सही से बात करते तो मैं रूही को अपने घर की बहू बना लेती। शोभित ने फिर से अरमान को देखकर कहा कि तुम तो अंशिका से शादी करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे ना, फिर मना क्यों कर दिया था तुमने? अरमान बोलता है कि इसने कहा पापा कि मैंने मना कर दिया है आपसे, अंशिका से शादी मैं नहीं करूंगा, मैंने बस ये डिले किया है और कुछ नहीं, मना नहीं किया है मैंने। रूहान की शादी हो जाने तो उसके बाद मेरी शादी की भी बात कर लेना आप। शिखा भी अरमान की तरफ देखकर बोलती है कि इतना सब्र है तुम्हारे अंदर। तो अरमान बोलता है कि करना पड़ेगा सब्र, आप नहीं समझती हो माँ, रुद्राक्ष प्रताप सिंह वो इतनी जल्दी मेरा और अंशिका का रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करेगा। माँ पापा वो ना सब कुछ छोड़ो, आप रूहान की शादी की तैयारी करो, भाई की शादी धूमधाम से करेंगे। और फिर थोड़ी देर के बाद शोभित और शिखा शादी को लेकर डिस्कशन करने लगते हैं और फिर अपने अपने कमरे में सब चले जाते हैं। उनके जाते ही रूहान ने भी अपना चश्मा उतारा और फिर अरमान की तरफ देखकर बहुत ही स्टाइल से बोला कि आज रात चले क्या प्रताप हाउस मिलने के लिए? तो अरमान के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर अरमान बोलता है कि नेकी और भोजपुर चलते हैं ना, वैसे भी ससुर जी ने अंशिका से मिलने तो दिया नहीं था मुझे, आज रात मिलकर आ जाएंगे और फिर तू भी रूही भाभी से मिलकर आ जाना। फाइनली अभी दोनों ही भाई आज डिसाइड कर चुके थे कि आज रात को वो चुपचाप से प्रताप हाउस जाएंगे। रोहान जानता था कि रूही को इस वक्त बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है और वो रूही को सपोर्ट करने के लिए
लिए ही आज प्रताप हाउस जाता, इसीलिए उसने प्रताप हाउस जाने के लिए डिसाइड किया था। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। क्या रुद्र और अरमान की जंग छिड़ जाएगी या फिर रुद्र मान जाएगा अंशिका और अरमान की शादी के लिए? कैसे मनाएगा अरमान रुद्र को अपनी और अंशिका की शादी के लिए? ये सारी चीज़ें पता चलेंगी आपको इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। कहानी पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।